ओएमआर शीट बनने की जो टेक्निक होती है ना, पुष्पा टेक्निक, वो समझने की जरूरत। पुष्पा क्योंकि निंजा मुझे पसंद नहीं है, पुष्पा मुझे अच्छा लगता है तो मैंने पुष्पा लिख दिया। देखो इसी तरीके से मजे करने हैं, और कुछ नहीं है ना। ओएमआर शीट है, उसमें देखो रोल नंबर, ये टेस्ट बुकलेट नंबर होता है, यहाँ पे बुकलेट कोड, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सबको पता है। तो आज से डेली एक ओएमआर शीट भरनी है, डेली ओएमआर शीट एक भरनी है कंपलसरी। ठीक है। उसमें पीछे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि लास्ट ईयर से इस साल डिफरेंट हो, और आपके पास टाइम है, आपको जल्दी किस बात की है, अभी भी पढ़ लेना और उस दिन भी पढ़ लेना। आपको एमआर शीट में बबलिंग कैसे करने हैं वो ज्यादातर हर एक टीचर सिखाता है। बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। काफी लोग है ना सिर्फ पॉइंट करते हैं, गलती मत करो भाई साहब। पॉइंट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब बबलिंग करना है तो पूरा बबल करना। पॉइंट करके रखोगे फिर गलतियां होगी, ऐसी चीजें मत किया करो। रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले, सबसे पहले आराम से आपका रोल नंबर लिखो, और एज पर दैट बबलिंग प्रॉपरली कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है वो टेक्स्ट बुकलेट नंबर, वो भी प्रॉपरली लिखो, उसका अच्छे से प्रॉपरली बबलिंग कर लो। ये बहुत दो इम्पोर्टेंट, कि एक बार आपने पेपर दे दिया, वहां पे रख दिया, ओएमआर शीट रिटर्न कर दी, आप खुद अपना नहीं ढूंढ पाओगे। तो कंप्यूटर को आपको मार्क्स देने हैं तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना है। आराम से डीप ब्रीदिंग के साथ मस्त दोनों चीज लिख दो। फिर उसके बाद आपका नाम लिखना है हैंड राइटिंग में, कैपिटल में नहीं लिखना है, यहाँ लिखा ही है रनिंग हैंड राइटिंग, यानी जो जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे लिख देना प्यार से। फादर का नाम जैसे डॉक्टर लिखते हैं, दवाई लिखते हैं, वैसे लिख देना। मदर्स का नाम लिख दो। फिर उसके बाद एक सिग्नेचर विद टाइम लिखना है, नॉर्मली जो सिग्नेचर करते हो। दैट्स व्हाट द रिक्वायर्ड। ये सारी फील्ड आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि भी बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। बहुत साइकोलॉजी, अगर आप में से किसी ने अभी टेस्ट दे रहे हो, ओमर शीट यूज कर रहे हो, तो देखो हम लोग है ना, हम इंसान हर चीज से डरते हैं। यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स सॉल्व किया मैंने, और फिजिक्स के 10 क्वेश्चन किए, और फिर उसके बाद मैं उसका बबलिंग कर रहा हूं, और उसमें पहले 3 क्वेश्चंस के बी ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन सही आ रहा है जो मैंने गैस किया था, और 3 बबल मुझे करना है 2 पे। अंदर से आवाज आएगी मैं गलत तो नहीं हूं? अंदर से ऐसी आवाज आती है, अंदर से ऐसी आवाज आती है कि नहीं नहीं साला ये लाइन में तो नहीं होगा। अगर ऐसे काफी लोग ये सोचते हैं साइकोलॉजी कि भाई ऐसा जिग जैग बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है मेरे बाप, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि 15 नंबर से लेके 20 नंबर के एमसीक्यूज का आंसर फोर्थ हो सकता है 3 हो। ये भी डिजाइन किया होता है कि आप डरो। क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनको काम धंधा नहीं है? क्यों ऐसे डराते हैं? क्यों ऐसे फिजिक्स को पहले रखते हैं? क्यों ऐसे बीच में क्वेश्चन रख देते हैं? ऐसे ही पहले से इजी वाले पहले रख दे, मीडियम वाले बाद में रख दे, और 180 एमसीक्यूज ही पूछना है। गधों को क्यों ऐसा काम करने की जरूरत है हमारे साथ? वो इसलिए करते हैं आपके साथ मेरे भाई, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे, यानी कि पहले तो एडमिशन होगा आपका, फिर वहां पे भी यही सारी चीजें होने वाली है। फिर एक बार डॉक्टर बन जाओगे, फिर मेरी तरह कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खुद की हॉस्पिटल होगी, तब ये आंसर मिलेगा जब मुझे आज मिला है। यानी जब मैं प्रैक्टिस करने लगा हूं तब मिला है। कि रियल लाइफ में भी जब पेशेंट आते हैं तब यही होता है, डिफिकल्ट वाले पहले आते हैं, या कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी कोई भी डायग्नोस करना पड़ेगा, कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आईसीयू में इंक्यूबेट कर रहा हूँ पेशेंट, तो किसी को कुछ और इंजेक्शन देना पड़ेगा, कोई ओपीडी आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा। सो सराउंडिंग घेरे रहते हैं हम, तो इसलिए ये पूरा डिजाइन किया होता है। तो साइकोलॉजी बहुत है इंपॉर्टेंट बबलिंग की। यानी पता नहीं हम क्यों थॉट्स कर रहे हैं भाई। सिंपल थिंग इज दैट कि एक पेपर पे लिखो कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। डोंट थिंक, डोंट यूज योर ब्रेन। जब आपका टाइम था सॉल्व करने का, तो पेपर के ऊपर आपने 2 बार क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा, वहां पे सोच लिया कि इसका आंसर यही है, तो बबल वहीं पे होना चाहिए, बबल वहां पे ही होना चाहिए। तो 5 एक साथ दूसरा वाला ऑप्शन आ जाए, तीसरा वाला आ जाए, चौथा वाला आ जाए, डोंट वरी। जिगजैग पैटर्न हो रही है, नागदादा की पैटर्न हो रही है, माता जी का त्रिशूल बन रहा है, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग मैन। 7 नंबर बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है, क्यों आप सोच रहे हो ये सब कुछ? आपको जो है एक्चुअल में वो बबलिंग करना है। अब बबलिंग स्ट्रेटेजी हर एक की एक डिपेंड होती है। काफी लोग है ना, जैसे पूरा पेपर का एक साथ बबलिंग करेंगे, ये कभी मत करना। दूसरा, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तब करते हैं। तीसरा,
एंड ऑफ द एवरी इक्वेशन करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एंड ऑफ एवरी इक्वेशन करोगे तो, एंड ऑफ सब्जेक्ट करोगे तो वहां पे भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मिस्टेक हो सकती है। मेरा ये मानना है बेस्ट मेथड अभी तक की जो स्कॉलर्स ने बताई है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं वो यूज करते हैं, वो है बबलिंग इन ग्रुप्स। यानी 5 5 या 10 10 का सेट, यानी कि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसमें से आपका फर्स्ट राउंड में 3 क्वेश्चन सही आ गए आपको, तो वो 3 बबल कर दो, 5 बबल कर दो, 10 बबल कर दो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन से डिस्कनेक्ट होने का टाइम भी मिल जाएगा। एंड ऑफ द पेपर गलती हो सकती है, नंबर वन, एक गलती हुई तो पूरा गलत, दूसरा टाइम नहीं मिल सकता है, ठीक है। एंड ऑफ द सब्जेक्ट्स भी सेम इश्यू आ सकते हैं। बट अगेन नेट प्रैक्टिस अभी जो आप 13 दिन कर रहे हो, वहां पे अगर आपकी कोई पर्सनल मेथड है तो वो यूज कर सकते हो। लेकिन एक सबसे बेस्ट मेथड है ग्रुप बबलिंग, यानी 10 या 5 के सेट लगाओ, प्रॉपरली आप लगाओ, ताकि जब आप 10 बबल करो तो एक बबल आपका 1 सेकंड में होना चाहिए। और उसकी नेट प्रैक्टिस अभी कर लेना, इसीलिए मैंने बोला ओएमआर शीट 10 प्रिंट निकालो और उसकी बबलिंग की प्रैक्टिस करो। स्टार्ट फ्रॉम द पेरीफेरी और सेंटर की तरफ जाओ, ताकि बाहर निकले ही नहीं स्पीड में। बाहर से बबलिंग स्टार्ट करो और बीच में जाओ, बीच में से बाहर मत जाओ, क्योंकि जल्दी में फिर बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हो आप, है ना, सच बोल रहा हूं या नहीं? तो सेंटर से नहीं स्टार्ट करना है, पेरीफेरी से स्टार्ट करो और बीच में जाओ, और 1 सेकंड में एक बबल होना चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए।